आज का टॉपिक है बेटा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। चैप्टर का नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। इसमें सबसे पहला टॉपिक है सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास हम क्यों पढ़ते हैं? जैसे सपोज करिए कि ये कोई मार्कर है, ये जैसे मार्कर है, मैं इसको ऐसे एक प्रोजेक्टाइल के फॉर्म में इसको फेंकता हूँ। तो जो मार्कर है ये प्रोजेक्टाइल के फॉर्म में मैं अगर इसको फेंकूंगा तो ये मार्कर कभी ऐसे होगा, कभी इसकी पोजीशन ऐसे होगी, कभी इसकी पोजीशन ऐसे होगी, कभी इस तरह से होगी। तो इसके अगर इस वाले पॉइंट को देखो तो इस पॉइंट की जो पोजीशन है उसका मोशन अलग अलग तरीके से होगा, लेकिन ये जो सेंटर ऑफ मास है हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि इसका जो पूरा मास है वो एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है इसके लीनियर मोशन के लिए, यानी कि ट्रांसलेटरी मोशन के लिए। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है, बड़ा ऑब्जेक्ट है और वो ट्रांसलेटरी मोशन में है तो उसके सारे मास को हम जहां पे कॉन्सेंट्रेटेड कंसिडर कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, यानी कि उस जो बहुत बड़ा मास है उसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह हम कंसिडर कर सकें और एक पॉइंट पे उसके पूरे मास को रख सकें। उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी, द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी is a point where the whole mass of the body is concentrated. Whole mass of the body is concentrated. किस चीज के लिए? फॉर डिस्क्राइबिंग द ट्रांसलेटरी मोशन। तो अगर हमें किसी बॉडी के ट्रांसलेटरी मोशन को स्टडी करना है तो उसका मास अगर हम किसी पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड कर सकते हैं, यानी कि उसके मास को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह कंसिडर कर सकते हैं, तो वो पॉइंट उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट है सेंटर ऑफ मास ऑफ अ टू पार्टिकल सिस्टम। एक सिस्टम है जिसमें दो पार्टिकल है, टू पार्टिकल सिस्टम। तो एक सिस्टम है जिसमें दो पार्टिकल है, उसका हमें सेंटर ऑफ मास बताना है कि सेंटर ऑफ मास कितना होगा। सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट है तो हमें उसका पोजीशन बताना पड़ेगा, यानी कि पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने पड़ेंगे। और अगर वेक्टर फॉर्म में देखोगे तो उसका फिर हमें पोजीशन वेक्टर बताना पड़ेगा। तो सपोज करिए कि एक पॉइंट है P1 और इसके ऊपर मास है M1, तो इसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, ये R1 वेक्टर इसका पोजीशन वेक्टर होगा। आपको याद होगा वेक्टर्स में हमने पढ़ा था पोजीशन वेक्टर, ओरिजिन से लेके पॉइंट तक के वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। तो P1 की जो पोजीशन है वो हम R1 वेक्टर से बताएंगे, तो ये जो R1 वेक्टर है ये इस पॉइंट का P1 का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा मास रखा हुआ है यहाँ पे, सपोज करिए M2, ये पॉइंट हो गया P2 और इसका पोजीशन वेक्टर हो गया R2 वेक्टर। तो ओरिजिन से लेके इस पॉइंट को कनेक्ट कर दीजिए तो ये R2 वेक्टर हो जाएगा। अब इस पूरे सिस्टम को अगर हम देखें तो इसका सेंटर ऑफ मास इन दोनों के बीच में कहीं पे पड़ेगा। सपोज करिए कि ये इसका सेंटर ऑफ मास है C और इसका पोजीशन वेक्टर हमें निकालना है, R की वैल्यू बतानी है। तो ये R जो है ये ओरिजिन से लेके यहाँ तक का वेक्टर होगा और इसका फॉर्मूला हो जाएगा R वेक्टर इज इक्वल टू, ये जो R वेक्टर है दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। R वेक्टर से हमने इसको, तो जो मास है उसको इसके पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि M1 इंटू R1 वेक्टर, फिर दूसरे मास को इसके पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे M2 इंटू R2 वेक्टर एंड डिवाइडेड बाय
टोटल मास m1 प्लस m2। ठीक है, ये तो पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में हो गया। अगर इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, सपोज करिए कि जो P1 पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 और जो P2 पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2 और C जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। तो जिस तरह से पोजीशन वेक्टर पोजीशन को बताता है उसी तरह से कोऑर्डिनेट्स भी पोजीशन को बताता है। तो या तो ये वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए, या कोऑर्डिनेट सिस्टम में पूछा जाएगा। तो अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में पूछा जाता है तो आप अगर प्लेन में है तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट पूछे जाएंगे, और अगर स्पेस में है तो z कोऑर्डिनेट भी आएगा। तो बिल्कुल ये वाला फॉर्मूला है। x के लिए m1 सिर्फ x कोऑर्डिनेट को इन्वॉल्व करेंगे, m1 into x1 प्लस m2 into x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, और y के लिए सिर्फ y कोऑर्डिनेट को इन्वॉल्व करेंगे तो m1 into y1 प्लस m2 into y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो इस तरह से हम x और y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। और अगर ये इसमें z एक्सिस का भी इन्वॉल्वमेंट होगा तो ये x1 y1 z1 होगा, ये x2 y2 z2 होगा, यहाँ पे x y z होगा, और z के लिए भी बिल्कुल इसी तरह का फॉर्मूला हो जाएगा, z इज इक्वल टू m1 z1 प्लस m2 z2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन के लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो आपने जो डेरिवेटिव पढ़ा है या डिफरेंशिएशन पढ़ा है वो अभी तक फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन पढ़ा है। जैसे आपने पढ़ा है कि जो वेलोसिटी है वो पोजीशन का डिफरेंशिएशन होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि v इज इक्वल टू dx dt होता है। और ये आपने पढ़ा है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv dt। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज वेलोसिटी एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन। तो अगर इसमें हम वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर देंगे ये dx dt, तो ये पोजीशन के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा। तो देखिए डेरिवेटिव का एक और बार डेरिवेटिव करेंगे तो उसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और उसके लिए सिंबल यूज करते हैं d2। ये स्क्वायर नहीं है, इसको 2 पड़ता है, dt स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा x। तो ये हो जाएगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का सिंबल है x। तो x को अगर 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी, और इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये a इज इक्वल टू d2x dt स्क्वायर हो जाएगा। एंड अगर इसको पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में पढ़ोगे तो जो v वेक्टर है वो dr dt हो जाएगा, यानी कि पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन, और जो एक्सेलरेशन है वो dv dt, और अगर v वैल्यू डालोगे तो dt। तो वेक्टर फॉर्म में हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम डेरिवेशन करेंगे कि जो फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था सेंटर ऑफ मास, वो कैसे आता है उसको समझेंगे। डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। तो देखिए ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया,
और यहाँ पे एक 2 पार्टिकल सिस्टम है, जैसे एक तो हो गया और एक P2 पॉइंट हो गया। इन दोनों पॉइंट्स में मास रखे हुए हैं m1 और m2। इसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है और इसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। तो P1 का पोजीशन वेक्टर है R1 और P2 का पोजीशन वेक्टर है R2। ये इनके पोजीशन वेक्टर दे रखे। सपोज करिए कि P1 पे एक फोर्स लगाया जाता है, एक्सटर्नल फोर्स चाहिए तो इसको हम बोलेंगे F1 एक्सटर्नल, और P2 पे एक फोर्स लगाया जाता है तो इसको F2 एक्सटर्नल फोर्स। और आपको पता है कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक इंटरनल फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इस पे एक और फोर्स काम करेगा, इसको बोलेंगे F21। ठीक है, F12। 12 का मतलब है फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल ड्यू टू सेकंड पार्टिकल। और ऐसे ही ये कोई एक्सटर्नल एजेंसी ये फोर्स नहीं लगा रही है, ये इसके इंटरनल फोर्सेज हैं। इसी तरह से P2 पे लगेगा ये F21। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे और ऑपोजिट होंगे। ठीक है, तो इस पे हम नेट फोर्स निकालेंगे। तो इस पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा? तो पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स हो जाएगा F1 एक्सटर्नल प्लस F12। ये तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स हो गया। फिर सेकंड के ऑब्जेक्ट के ऊपर हो जाएगा F2 एक्सटर्नल प्लस F21। अब देखिए, ये जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं ये पेयर में होते हैं और एक दूसरे के इक्वल और ऑपोजिट होते हैं। F12 और F21 इन दोनों का सम 0 के इक्वल हो जाए। तो अगर F12 और F21 ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल। ठीक है, तो ये जो नेट फोर्स है वो एक्सटर्नल के टर्म्स में आएगा, यानी कि F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल के टर्म्स में हो जाएगा। तो जो नेट फोर्स है, जैसे ये इसके ऊपर जो नेट फोर्स होगा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर F1 एक्सटर्नल प्लस F12, तो नेट फोर्स, ये जो फोर्स है ये इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, तो ये हो जाएगा m इंटू A1। A1 इसका एक्सेलरेशन होगा, फिर इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा तो ये हो जाएगा m2 इंटू A2। तो ये m1 इंटू A1 हो गया। सपोज करिए कि यहाँ पे m1 ऑब्जेक्ट का मास है और यहाँ पे m2 ऑब्जेक्ट का मास है। तो ये जो नेट फोर्स है ये पहले वाली बॉडी में भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा A1 और दूसरी वाली बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा A2। तो F नेट हो जाएगा m1 A1 प्लस m2 A2 और ये F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल के इक्वल हो जाएगा। तो ये m1 A1 प्लस m2 A2 ये हो गया F नेट के इक्वल। अभी जो नेट फोर्स है, अगर हम इसको एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह, एक सिंगल सिस्टम की तरह कंसिडर करें तो हम उसको एक पॉइंट पे कंसिडर कर सकते हैं, और ये पॉइंट हो गया इसका सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास है ये इन दोनों का सेंटर ऑफ मास हो गया, यानी कि इस पूरे मास को हम इस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड कंसिडर कर सकते हैं। और इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो a के बराबर होगा, उसको हम a से डिनोट करेंगे। तो ये जो टोटल मास है m, तो इसका मास और इसका मास ये m1 प्लस m2 हो गया, इसको हमने टोटल मास कंसिडर कर लिया। तो जो नेट फोर्स है ये टोटल मास के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, इसलिए हम इसको F इज इक्वल टू ma लिख सकते हैं। और ये जो a है ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो नेट फोर्स इसको भी एक्सेलरेट करेगा, इसको भी एक्सेलरेट करेगा। अगर हम इस टोटल सिस्टम के मास को कैपिटल M से कंसिडर करें तो कैपिटल M की पोजीशन हो जाएगी सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास का जितना एक्सेलरेशन होगा उस पूरे सिस्टम का उतना ही एक्सेलरेशन होगा। तो जो नेट फोर्स है वो यूज करेगा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, m1 प्लस m2 के इक्वल हो जाएगी। अब इनका जो फॉर्मूला क्या है, जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है वो था एक्सेलरेशन वेक्टर इज इक्वल टू d2 dt स्क्वायर ऑफ r वेक्टर। तो ये वैल्यूज इसके अंदर डाल दीजिए। तो a1 तो
इस पॉइंट का, इस मास का एक्सेलरेशन होगा और इसका पोजीशन वेक्टर है r1, तो a1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, m1 इंटू, और ऐसे ही इसको लिख देंगे m2 d2 dt स्क्वायर ऑफ r2, और इसको लिख देंगे m इंटू d2 dt स्क्वायर ऑफ r वेक्टर, या r सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास वेक्टर निकालना। तो ये तो कांस्टेंट है, जैसे कांस्टेंट बाहर आ जाता है वैसे ही कांस्टेंट अंदर भी चला जाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं d2 dt स्क्वायर ऑफ m1 r1, ये इसके अंदर चला जाएगा, ऐसे ये इसके अंदर चला जाएगा, तो प्लस m2 r2, और इधर से हो जाएगा d2 dt स्क्वायर ऑफ m इंटू r वेक्टर। ठीक है, अब इसको कंपेयर करोगे तो ये वाली वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी, तो m इंटू r वेक्टर हो जाएगा m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय, तो अगर r की वैल्यू निकालेंगे तो ये m उससे डिवाइड हो जाएगा, तो r वेक्टर हो जाएगा m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाई m, और m का मतलब हो गया m1 प्लस m2। ठीक है, तो एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से हम ये डिराइव कर सकते हैं कि अगर इस टोटल मास को हम इसके सेंटर ऑफ मास पे कंसीडर करें तो इस तरह से हम इसके पोजीशन वेक्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर ये डेरिवेशन कितने मार्क्स की है? डेरिवेशन नहीं पूछी जाएगी बेटा, डेरिवेशन आती नहीं है एग्जाम में। ओके सर। इसको जनरलाइज करिए फॉर अ सिस्टम ऑफ, अभी तो हमने सिर्फ 2 पार्टिकल के लिए किया था, अगर हम इसको n पार्टिकल्स के लिए करते हैं, फॉर अ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा m1 इंटू r1 प्लस m2 इंटू r2 टिल mn इंटू rn डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 टिल mn। तो इसको हम लिख सकते हैं समेशन mi ri वेक्टर, i की वैल्यू 1 से लेके n तक जाएगी, डिवाइड बाय समेशन mi, और इसमें भी i की वैल्यू 1 से लेके n तक जाएगी। ठीक है, तो ये इसका जनरलाइज फॉर्मूला हो गया, और इसको समेशन mi को हम कैपिटल M से भी डिनोट कर सकते हैं, तो i इज इक्वल टू 1 टू n समेशन mi ri डिवाइडेड बाय कैपिटल M। तो देखो r वेक्टर क्या होता है, r वेक्टर हो गया xi प्लस yj प्लस zk। वेक्टर को अगर हम लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं, और इसमें अगर वेक्टर को लिखेंगे तो ये mi और r1 है ri, तो ri को लिखेंगे xi i कैप प्लस yi j कैप प्लस zi k कैप और डिवाइडेड बाई m। तो अगर i का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, i का कोफिशिएंट कंपेयर करें तो x हो जाएगा समेशन mi xi डिवाइड बाई कैपिटल M। अगर j का कोफिशिएंट कंपेयर करोगे तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, तो j का कोफिशिएंट y हो गया, और इधर j का कोफिशिएंट हो गया समेशन mi yi। और अगर k का कोफिशिएंट कंपेयर करोगे तो z आ जाएगा, तो z इज इक्वल टू समेशन mi zi डिवाइड बाय कैपिटल। तो इसका मतलब हो गया m1 x1
m2x2 से लेके mn(xn) तक, और कैपिटल M की वैल्यू हो गई m1 + m2 टिल mn। बिल्कुल इसी तरह से x को y से रिप्लेस कर दीजिए तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, और x को z से रिप्लेस कर दीजिए तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, ये जो पार्टिकल का सिस्टम है ये डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट का मतलब है जैसे m1 एक पॉइंट यहाँ पे है, m2 दूसरा मास यहाँ पे रखा हुआ है, तीसरा यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये सब अलग अलग है, मतलब डिस्क्रीट है, इसलिए हम डिस्क्रीट में ऐड कर सकते हैं। अगर ये कंटिन्यूअस होंगे, मतलब ये मास जो है वो कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो फिर इसको कैसे करेंगे? फॉर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि जो टोटल मास है वो कुछ इस तरह से है, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, और इसमें कहीं पे मास ज्यादा है, कहीं पे कम है, तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसमें हम क्या करते हैं, एक छोटे से पार्टिकल का मास ले लेते हैं, जैसे डीएम हमने ले लिया, और फिर इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो जब इंटीग्रेट करोगे तो ये टोटल मास आ जाएगा, तो इसमें इंटीग्रेशन का रोल होता है। तो कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फॉर्मूला तो सेम है, बस उसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखना है। तो वेक्टर फॉर्म तो ये होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, जैसे m होता है तो उसमें m की जगह dm आ जाएगा, मतलब एक पार्टिकल के लिए हम निकालेंगे, तो ये पार्टिकल होता है dm, और इसका पोजीशन वेक्टर, सपोज करिए कि ये ओरिजिन है और dm का पोजीशन वेक्टर हो गया r वेक्टर, तो ये r वेक्टर हो गया, इसको इंटीग्रेट करेंगे और टोटल मास से इसको डिवाइड कर देंगे। इसका जो टोटल मास है m, यानी कि समेशन dm, तो जो टोटल मास होगा इस ऑब्जेक्ट का वो समेशन dm आ जाएगा। तो बिल्कुल वही फॉर्मूला है, m को उसके पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको एक एलिमेंट्री पार्टिकल इसका कंसीडर कर लें dm, और उसके पोजीशन वेक्टर को r वेक्टर से डिनोट करें, तो वही फॉर्मूला बन गया, बस इसमें इंटीग्रेशन का यूज होगा, क्योंकि जो कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा आप उसको मास को अलग अलग पार्टिकल्स की तरह ऐड नहीं कर सकते, तो उसके लिए इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। तो अगर सपोज करिए कि ये जो इस P पॉइंट पे रखा हुआ है और सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स x है, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, फिर y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, और फिर z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ r की प्लेस पे x y z आ जाएगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/m, r की प्लेस पे x आ जाएगा तो x × dm। तो जो भी इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा तो इस पॉइंट को हम x y z से डिनोट करेंगे। फिर ऐसे ही ये y ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा 1/m y × dm, और z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा 1/m इंटीग्रेशन ऑफ z × dm। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्वेश्चन देखिए, शो दैट इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, so that in the absence of any external force, the velocity of center of mass remains constant। तो ये तो बात हमें पहले से ही पता है कि अगर वेलोसिटी चेंज करनी है तो एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी, और एक्सेलरेशन फोर्स से आता है। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे?
तो सपोज करिए कि कोई सिस्टम है और सिस्टम का जो भी मास होगा उसका सेंटर ऑफ मास ये पॉइंट है, इस पे F फोर्स अप्लाई किया जाता है और इसमें एक्सेलरेशन A प्रोड्यूस होता है। तो F की वैल्यू हो जाएगी F इज इक्वल टू मास, ये टोटल मास हो गया इसका कैपिटल M इनटू एक्सेलरेशन। तो ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हो। तो हम इस पूरे मास को इसके सेंटर ऑफ मास पे कॉन्सेंट्रेटेड अगर कंसिडर कर लें तो ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा और इसमें हम F इज इक्वल टू ma वाला फॉर्मूला लगा दें। अब कहता है कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो 0 है, तो एक्सटर्नल फोर्स हो गया 0, तो देयरफॉर m इनटू ACOM इज इक्वल टू 0। अब देखिए m तो 0 हो नहीं सकता, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 होगा। एक्सेलरेशन क्या होता है? ddT ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और किसका डिफरेंशिएशन 0 होता है? कांस्टेंट का। तो इसका मतलब हो गया कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट। यानी कि अगर आपको सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज करनी है तो एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। अब देखिए सेंटर ऑफ मास के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। AB is a light rod of length 4 centimeter. To the rod, masses M, 2M, 3M, Nm are attached at distances 1, 2, 3, n centimeter respectively from A. Find the distance of the center of mass from A. देखिए एक रॉड है AB, A पॉइंट से मास से 1 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है M मास, फिर 2 सेंटीमीटर पे 2M मास रखा हुआ है, फिर 3 सेंटीमीटर पे 3M मास रखा हुआ है और फिर लास्ट में n सेंटीमीटर पे Nm मास रखा हुआ है। और जो टोटल लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर दी हुई। लेंथ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो उसने पूछा है कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बताइए। फाइंड द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम A। तो A पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास पड़ेगा? तो देखिए ये हम इसको अगर x एक्सिस के डायरेक्शन में कंसीडर करें, यहां से हमने ये x एक्सिस बना दी, तो ये x एक्सिस होगी। तो जो सेंटर ऑफ मास है उसके पोजीशन x इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड। तो रॉड का सेंटर ऑफ मास हो गया। अब इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए। तो m1 यानी कि m इंटू x हो गया 1, फिर m हो गया 2m और x हो गया 2, फिर 3m और x हो गया 3, फिर nm और x हो गया m डिवाइडेड बाय टोटल मास। सारे मासेस को ऐड कर दीजिए, m1 प्लस m2 प्लस m3 टिल nm। nm इंटू m, ऊपर से m कॉमन निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर टिल n स्क्वायर, और नीचे से भी m कॉमन निकाल लीजिए, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल n। ये m से m कट गया, ये समेशन n स्क्वायर हो गया। ये समेशन n स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर टिल n स्क्वायर, और इसकी वैल्यू होती है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। दिस इज सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। और उसी तरह से समेशन n का फॉर्मूला होता है ये 1 प्लस 2 प्लस n, इसकी वैल्यू n इंटू n प्लस 1 बाई 2 के इक्वल होती है। तो इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए, ये ऊपर आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6,
और नीचे आ जाएगा n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2। तो ये n प्लस वन से कट जाएगा, 2 से 6 को काटेंगे 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2n प्लस वन बाय 3। ये n के टर्म्स में है, लेकिन इसकी जो लेंथ है टोटल 4 सेंटीमीटर दी हुई, तो 1 2 3 4 पे ही खत्म हो जाएगा, यानी कि n की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो n को 4 इसमें रख दीजिए, तो 2 इंटू 4 प्लस वन डिवाइड बाई 3, तो ये 3 आ गया, यानी कि सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट हो गया 3 सेंटीमीटर। तो ये वाली जो पोजीशन है ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन हो गई। कुछ हम कॉमन सेंस से सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशंस जो होता है उनका सेंटर ऑफ मास कुछ ऑब्जेक्ट्स का हमें बिना किसी कैलकुलेशन के पता होता है। सेंटर ऑफ मास ऑफ सम यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशंस। स्क्वायर शीट, जैसे सपोज करो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कोई स्क्वायर शीट है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? तो डायगोनल्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो सेंटर ऑफ मास होता है, तो ये इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा सी। फिर ऐसे ही रेक्टेंगल का, तो अगर आप रेक्टेंगल का निकालोगे तो वो भी डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा, ये इसका सेंटर ऑफ मास है। अगर आप किसी सर्कुलर शीट का देखोगे तो जो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है वही इसका सेंटर ऑफ मास होगा। अगर आप किसी क्यूब या क्यूबॉइड का देखोगे सेंटर ऑफ मास, तो जहां पे उसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट करेंगे वो इसका सेंटर ऑफ मास होगा। तो देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट को कनेक्ट करिए, फिर दूसरा डायगोनल बनाओ, इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से कनेक्ट करो, और जहां पे डायगोनल्स मीट करेंगे वो इसका सेंटर ऑफ मास होगा। इसका जो डायगोनल है वो इधर से आएगा, ये वाला, ये इसका सेंटर ऑफ मास। तो जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं उनका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है वही उनका सेंटर ऑफ मास होता है। Three masses 3, 4 and 5 kg are located at the corners of an equilateral triangle. देखिए एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABC, सपोज करो A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इसके कॉर्नर्स पे 3, 4 और 5 kg, इस पे सपोज करिए कि 3 kg है, इस पे 4 kg है और इस पे 5 kg रखा। और इसकी जो साइड है वो 1 मीटर है, साइड इज 1 मीटर। तो इसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पूछिए कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा। लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। तो ये देखिए दिस इज 3 पार्टिकल सिस्टम, 3 पार्टिकल है M1 M2 M3। तो हम इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में फिट करते हैं। तो हम इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में फिट करने के लिए इधर से एक y एक्सिस बना देते हैं और इधर से x एक्सिस बना देते हैं। तो अब हमें कोई कोऑर्डिनेट्स इसको प्रोवाइड कर सकता है। आप यहां से भी ओरिजिन बना सकते हो, यहां से भी ओरिजिन बना सकते हो। तो कोऑर्डिनेट्स जरूर चेंज हो जाएंगे, लेकिन जो सेंटर ऑफ मास है उसकी पोजीशन वही रहेगी। मतलब सेंटर ऑफ मास अगर यहाँ पे लाई करेगा तो वो यहीं पे लाई करेगा, इसके रिस्पेक्ट में उसके
अलग कोऑर्डिनेट्स होंगे, इसके रिस्पेक्ट में उसके अलग कोऑर्डिनेट्स होंगे और इसके रिस्पेक्ट में उसके अलग कोऑर्डिनेट्स होंगे। लेकिन जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है, आप चाहे इसको ओरिजिन लेके इसका सेंटर ऑफ मास निकालो, चाहे इसको, वो सेम पॉइंट पे ही आएगा। मतलब ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में वो पॉइंट सेम होगा। तो चॉइस ऑफ ओरिजिन डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। तो हम ओरिजिन की चॉइस करते हैं इसलिए कि हम उसकी कैलकुलेशन आसान कर सकें। तो हमने यहाँ पे ओरिजिन को कंसिडर कर लिया। ये एक प्लेन है, तो हम इसको 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखेंगे और ओरिजिन को हमने 0,0 ले लिया। ठीक है, अब इसके कोऑर्डिनेट 0 एक्स एक्सिस पे, तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा और ये 1,0। इसका देखो, इसका भी बड़ी आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सिमेट्री होती है, यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे तो ये हाफ मीटर आ जाएगा और पाइथागोरस थ्योरम से इसकी लेंथ निकाल लोगे तो ये इसको m लिख दीजिए। तो जो bm की लेंथ है वो हो जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से अंडर रूट दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, तो 1 माइनस 1/2 पे, तो अंडर रूट 3/4 यानी कि अंडर रूट 3/2 आ गया। तो b के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे ये हाफ यानी कि 1/2 और ये कॉमा रूट 3/2, ये इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो अब सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स पूछे, तो पहले x सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट निकालो, m1 x1, तो m1 हो गया 3 kg और x1 हो गया 0, तो m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, तो इससे x कोऑर्डिनेट आ जाएगा और y कोऑर्डिनेट आ जाएगा y ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m2 m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। तो m1 की वैल्यू लीजिए, तो m1 हो गया 3 kg और x कोऑर्डिनेट हो गया 0, तो यानी कि 3 into 0। फिर m2 लीजिए 4, x कोऑर्डिनेट 1, फिर m3 5 और x कोऑर्डिनेट 1/2, और ये हो जाएगा 3 plus 4 plus 5, तो ये हो गया 4 plus 5/2, तो ये 13/2 हो गया, डिवाइड बाय 12, तो 13/24 मीटर। तो x की वैल्यू होगी 13/24 मीटर। इसको सॉल्व करोगे तो डेसिमल 0 130 आ जाएगा, 24 5 जा 120 10 0.54 अप्रोक्सीमेटली आएगा। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करिए, तो m1 y1, m1 हो गया 3, y1 हो गया 0, 3 into 0, m2 4 और y2 0, फिर m3 5 और y3 रूट 3/2, 3 plus 4 plus 5, तो हो जाएगा 5 रूट 3/2 डिवाइड बाय 12, तो ये 5 रूट 3/24 मीटर आ गया। इसकी वैल्यू डाल देंगे तो 5 into 1.73 डिवाइड बाय 24, इसको सॉल्व करके ये 0.36 मीटर आ जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0.54, 0.36 मीटर। ये सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स। तो आपको अगर कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए हुए हैं तो आप अपनी चॉइस से किसी भी पॉइंट को ओरिजिन कंसीडर करके तो कोशिश करिएगा कि 0 का इन्वॉल्वमेंट मैक्सिमम हो। ऐसे नहीं है कि आप एक्सिस इस तरह से बना दो, आंसर तो उससे भी आ जाएगा लेकिन उसको समझने में फिर दिक्कत होगी। तो आप अगर ओरिजिन मतलब 0 ज्यादा से ज्यादा रख सकते हो तो किसी ना किसी साइड के अलोंग आपको एक्सेस लेने पड़ेंगे।
two particles of mass 100 gram and 300 gram at a given time have positions. देखिए ये एक पॉइंट है, इसका मास दिया हुआ है 100 ग्राम। 100 ग्राम का मतलब हो गया 0.1 kg और इसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। पोजीशन वेक्टर है 2i plus 5j plus 13k। और ऐसे ही कोई दूसरा पॉइंट है, जैसे सपोज करिए ये पॉइंट है, इसका मास दिया हुआ है 300 ग्राम यानी कि 0.3 kg और इसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है -7i -9j plus 6k। तो आपसे पूछा है कि डिटरमाइन द इंस्टेंटेनियस पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो एक तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन पूछा है, तो पोजीशन वेक्टर से सेंटर ऑफ मास बताएंगे और इसका वेलोसिटी पूछा है, तो इसको अगर डिफरेंशिएट कर दोगे तो वेलोसिटी आ जाएगी। तो पहले r की वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकालो और फिर उसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगी। तो r का फॉर्मूला लगाएंगे। r का फॉर्मूला हो गया m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू डालिए 0.1, r1 हो जाएगा 2i प्लस 5j प्लस 13k, m2 0.3 into r2 वेक्टर माइनस 7i माइनस 9j प्लस 6k और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 यानी कि 0.1 प्लस 0.3। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 0.2 और ये माइनस 7.3 जा इनकी वेलोसिटीज भी दी हुई है। जैसे इस पॉइंट की वेलोसिटी दे रखी है, ये r2 गलत लिख दिया, ये है -6i प्लस 4j माइनस 2k और इस पॉइंट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे रखी है 10i माइनस 7j माइनस 3k और इस पॉइंट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दी हुई है -7i माइनस 9j प्लस 6k। तो टाइम का फंक्शन नहीं है, इसलिए हम इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। इसमें सीधा इसकी वेलोसिटी दी हुई है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा m1 v1। तो जैसे पोजीशन के लिए फॉर्मूला होता है वैसे ही वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला होता है और उसी तरह से एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू गलत लिखी है, इसको सही कर लेंगे। ये r2 हो जाएगा -6i प्लस 4j माइनस 2k। तो ये हो जाएगा 0.2i प्लस 0.5j प्लस 1.3k। ये -1.8i प्लस 1.2j और माइनस 0.6k और डिवाइडेड बाय ये 0.4 होगा। इसमें से इसको माइनस करिए तो -1.6i, इसमें इसको ऐड करिए तो 1.7j और 1.3 माइनस 0.6 0.7k डिवाइडेड बाय 0.4। ये इसका पोजीशन वेक्टर आ गया। बिल्कुल इसी तरह से इसका वेलोसिटी वेक्टर निकालेंगे तो m1 की वैल्यू डालिए, m1 हो गया 0.1, फिर v1 की वैल्यू डालिए तो v1 हो जाएगा 10i माइनस 7j माइनस 3k प्लस m2 की वैल्यू डालिए, m2 हो गया 0.3 और v2 की वैल्यू डाल दीजिए तो v2 की वैल्यू हो जाएगी -7i माइनस 9j प्लस 6k डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 तो 0.1 प्लस 0.3।
ऐसे इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा -11i -34j +15k डिवाइड बाय 4, ये मीटर पर सेकंड। तो जितनी थ्योरी आज पढ़ाई है बेटा उसके आपको करने हैं पेज, जो मैं पीडीएफ भेजूंगा अभी, उसके पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर 12 तक के क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो इसके जो भी डिस्कस करेंगे। ये सब सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं, इनको एक बार आपको करना है 1 से लेके 12 तक। गौरव, गौरव बेटा कहाँ हो इतने दिनों से? गौरव आवाज नहीं आ रही क्या बेटा?